हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम अपना हेमाटोलॉजी का 12वां चैप्टर करेंगे जो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम पे होता है, जिसको हम रीसियस ब्लड ग्रुप सिस्टम बोलते हैं। आपने सुना होगा आरएच फैक्टर प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव, उसी के ऊपर ये बेस्ड है। क्या कारण है कि अगर आरएच पॉजिटिव ब्लड को आरएच नेगेटिव ब्लड से हम ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उसमें हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाता है, यानी आरबीसी टूटने लग जाते हैं और ये बहुत फेटल डिजीज होती है और जनरली ये न्यूबॉर्न में ही होती है, क्योंकि वहीं पे ये मिस्टेक होती है। तो आइए इस चैप्टर को करते हैं हम। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम ट्रांसफ्यूजन के लिए सब सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम है। आरएच टाइपिंग हर डोनर और रेसिपिएंट के लिए एबीओ के साथ करी जाती है, यानी जब भी ब्लड ग्रुप लिया जाता है तो उसमें आरएच फैक्टर भी देखा जाता है। आरएच एंटीजन क्या होता है? देखिए, एंटीजन्स की जो टाइप होती है, इसमें एक कैटेगरी हो गई आरएच। उस आरएच में भी मल्टीपल टाइप होते हैं। ये डी इकलौता आरएच नहीं होता, इसमें सी दो तरह के होते हैं, ई दो तरह के होते हैं, यानी टोटल इसमें 5 एंटीजन होते हैं। लेकिन जो सेंसिटिविटी होती है वो डी एंटीजन की बहुत ज़्यादा होती है, यानी डी एंटीजन बहुत जल्दी रिएक्शन करता है और बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन करता है। अच्छा, एक कॉमन फैक्ट है कि जो 90% इंडियंस हैं वो आर एच पॉजिटिव ही होते हैं, केवल 5% हैं जो आर एच नेगेटिव होते हैं। इनकी जो लोकेशन होती है एंटीजन की, ब्लड ग्रुप के जो एंटीजन्स होते हैं वो तो फ्लूइड में होते हैं, लेकिन ये आरबीसी के सरफेस पर होते हैं। इसीलिए जब ये डिस्ट्रक्शन पर आते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। आर एच एंटीबॉडीज आईजीजी टाइप की होती है, ये तो आपको याद होना चाहिए, रट लीजिए इसको। और इम्यून इन नेचर की होती है, यानी कि इम्यूनिटी पर सबसे ज़्यादा वो असर डालती है। और ये कब बनती हैं? प्रेगनेंसी या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे। और ये एंटीबॉडीज की मेन जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेते हैं। इसी की वजह से एक डिजीज होती है हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज होती है और इसके बाद सर्वाइव करने का न्यूबॉर्न की चांसेस बहुत कम होती है। हालांकि अब टेक्नोलॉजीज और मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, तो जनरली क्या होता है, फीटल जो बेबी होता है उसका हम पूरा ब्लड ही रिप्लेस कर देते हैं। यानी आर एच फैक्टर से ही तो दिक्कत आ रही है, तो हम उसका आर एच फैक्टर का पूरा ब्लड हटा देंगे, नया ब्लड डाल देंगे। लेकिन ऑब्वियसली ये एक मैनमेड प्रोसेस है, तो इसमें फेलियर के चांसेस भी रहते हैं। दूसरा, हर कोई इतनी महंगी वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इसकी एक वैक्सीन आती है जो लगाते हैं, जो मदर में लग जाती है तो सारी एंटीबॉडीज उसकी ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, इसका जो जीन्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक क्रोमोसोम पर दो शॉर्ट आर्म जीन्स होते हैं, एक आर एच डी डी एंटीजन के लिए और आर एच सी होती है सी इस टाइप के एंटीजन के लिए। डी नेगेटिव का मतलब होता है कि आर एच डी जीन एब्सेंट है। अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है आर एच टाइपिंग का? आर एच नेगेटिव को अगर गलती से आर एच पॉजिटिव ब्लड बन गया तो एंटी डी एंटीबॉडी बन जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे ब्लड में इसका कोई वो नहीं है, लेकिन जैसे ही उसमें एंटीजन की एंट्री हुई तो डी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी मिल जाएगी। यानी अगली बार जब भी ये आर एच पॉजिटिव ब्लड इससे टकराएगा तो ये उस ब्लड की हीमोलाइसिस कर देगी। ठीक है, ये एंटीबॉडी काफ़ी स्ट्रांग होती है और अगली बार ब्लड या बेबी के डी एंटीजन से एक्सपोजर पर एचडीएन हो सकता है। इसलिए डोनर और प्रेग्नेंट फीमेल का आर एच टाइपिंग दोनों ज़रूरी होता है। अच्छा, इसका एक फिनोटाइप होता है जिसको डी और छोटा यू डी यू लिखते हैं। ये डी एंटीजन का वीक वर्जन होता है। कुछ एंटी सेरा डी यू को रेड सेल्स को एग्लूटिनेट करती है, कुछ नहीं। यानी कि छोटे वाला जो ये हमारा वर्जन है, इसमें कई बार ब्लड फटेगा रिएक्शन कराने पे, कई बार नहीं फटेगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में, कोई इसमें श्योरिटी नहीं है, तो इसलिए इसको माइल्ड वर्जन मानते हैं और इसको डिटेक्ट करने के लिए हम एएसजी टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी हम क्लासिफाई करेंगे तो डी यू पॉजिटिव ब्लड को भी हम आर एच पॉजिटिव ब्लड ही मानेंगे, हम ये रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, और जहाँ पे भी डी यू होगा वहाँ पे भी एच डी एन का रिस्क होता है। आर एच मेथड की आर एच टाइपिंग के मेथड्स क्या हैं? 4 टाइप्स होते हैं। एक तो स्लाइड मेथड हो गया, ये तो बिल्कुल ओल्ड मेथड है कि आपने लिया उसको मिला दिया। ये अब यूज़ नहीं होता है क्योंकि इसमें अंदाज़ा बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है और इनएक्यूरेट होता है। सेकंड होता है ट्यूब मेथड, जो स्टैंडर्ड मेथड है। थर्ड है ट्यूब मेथड को इम्प्रूव करके हमने माइक्रोप्लेट बना दिया, यानी उसमें हम क्लम्पिंग की ग्रेडिंग भी दे देते हैं। और चौथा होता है जेल कार्ड, हर चीज़ का बना बनाया आता है, सीधे उस पर आप सैंपल डालिए,
एंटी सेरा भी नहीं डालना, बफर डालना होता है, वो अपने आप आपको रिजल्ट दे देगा। और आप हमेशा ध्यान रखिए, प्रैक्टिकली जितने भी कार्ड टेस्टिंग होती है, चाहे वो डेंगू की हो या किसी की हो, अनलेस मतलब अगर वो अच्छी कंपनी के कार्ड है तो उसके रिजल्ट की एक्यूरेसी ऑलरेडी हाई होती है, क्योंकि उसमें मैनुअल एरर का चांस बहुत कम हो जाता है। आपको सिर्फ ब्लड स्पेसिमेन डालना है और बफर डालना है, उसको छोड़ देना है। चाहे इसमें आप टाइफडॉट ले लें, चाहे आप मलेरिया ले लें, ठीक है। ये कुछ भ्रांतियां लोगों में फैली हुई हैं कि किट्स एक्यूरेट नहीं होती। किट्स आर हाईली एक्यूरेट, अगर वो एक्सपायर ना हुई हो और अच्छी कंपनी की बनी हुई हो। अच्छा, एंटीसिरा एंटीडी के टाइप्स क्या हैं? ये 4 टाइप्स हैं, और ये आप याद कर लीजिए, इसमें कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, नाम तो आपको पता होना चाहिए। पहला है पॉलीक्लोनल ह्यूमन एंटीसेरा, सेकंड है हाई प्रोटीन एंटीसेरा, थर्ड है सेलाइन रिएक्टिव एंटीसेरा, और फोर्थ है मोनोक्लोनल एंटीसेरा। मोनोक्लोनल में 2 टाइप आ जाते हैं। अगर आईजीएम केवल है तो वो स्लाइड और ट्यूब टेस्ट से मेजर हो जाएगा। अगर उसमें आईजीएम और आईजीजी ब्लेंड है तो वो डीयू टेस्टिंग से ही होगा। बेसिक हम पढ़ लेते हैं अपनी ऊपर, जो हमने 4 टेक्निक्स पढ़ी हैं। स्लाइड टेक्निक्स का देखिए, इमरजेंसी यूज ही होता है, कहीं आप बाहर हैं, आपके पास कुछ नहीं और आपको किसी वजह से लगाना पड़ रहा है, तो उस पर स्लाइड पे सीधे एंटीसेरा ए बी लगाओ, उसमें ब्लड ग्रुप डाल के दोनों को मिक्स कर दो, एग्लूटिनेशन चेक कर लो। रिलायबिलिटी इसकी कम है। सेकंड है ट्यूब मेथड। ट्यूब मेथड में हम 2 तरीके से करते हैं। फॉरवर्ड ग्रुपिंग करते हैं, यानी एक ट्यूब में तो हम रेड सेल्स और एंटीसेरा लेंगे, एक में सीरम और नॉन एवीओ सेल्स लेंगे, और इसका 2 से 5% रेड सेल का सस्पेंशन बनाना है। टेस्ट ट्यूब में एंटीसेरा डाल के हमको टेस्ट करना है। इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन भी करना पड़ता है, मिक्स भी करना है, उसके बाद हमें रिजल्ट देखना है। इसकी जो वो होती है वो हम माइक्रोस्कोप के नीचे भी देख सकते हैं। इसमें एग्लूटिनेशन की हम ग्रेडिंग करते हैं। एग्लूटिनेशन यानी कि जो क्लम्पिंग बन रही है, अगर वो थोड़ी बन रही है तो हम उसको 1 देंगे, अगर थोड़ी और ज़्यादा है तो 2 देंगे, सिंगल क्लम्प बनना है तो हम सीधे उसको 4 देंगे। इस तरीके से हम हमारी एक्यूरेसी इसमें बढ़ जाती है। फिर थर्ड हो गई हमारी माइक्रोप्लेक टेक्निक। ये भी मल्टीपल सैंपल टेस्टिंग होती है। इसमें सेम कॉन्सेप्ट होता है कि जो ट्यूब में होता है, बस इसमें वॉल्यूम कम हो जाती है, टेस्ट जल्दी हो जाता है। और ये इसलिए यूज़ होती है क्योंकि उसमें हम कई सारे सैंपल एक साथ टेस्ट कर लेते हैं। ये इंडस्ट्रियल या जो बड़ी लैब्स है वहाँ पे माइक्रोप्लेट ही यूज़ होती है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट नोट हमेशा आपको ध्यान रखना है, फॉरवर्ड और रिवर्स ग्रुपिंग का रिजल्ट मैच होना चाहिए। अगर मिसमैच आ रहा है तो हमें दोबारा उस टेस्ट को लगाना है जब तक कंफर्म ना हो जाए। एक समरी देख लेते हैं। एंटीजन डी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आरएच पॉजिटिव या नेगेटिव का बेस होता है। एक होती है एंटीबॉडी आईजीजी, ये इम्यून टाइप होता है और एसडीएन का मेन कॉज होता है। डीयू हमारा वीक डी एंटीजन है और ये हम एएचजी टेस्ट से डिटेक्ट करते हैं। जो हमारे टेस्टिंग मेथड है वो 4 तरीके के हैं: स्लाइड, ट्यूब, माइक्रोप्लेट, जेल। एंटीसेरा के टाइप पॉलीक्लोनल, मोनोक्लोनल, और हमेशा हमको प्रेगनेंसी में ही इसका मेन यूज होता है कि आरएच फैक्टर का ब्लड हमें, मतलब आरएच फैक्टर हमें टेस्ट करना है। देखिए ट्रांसफ्यूजन का होता है, लेकिन ट्रांसफ्यूजन में हम पहले ही जिसको ब्लड चढ़ना है उसका पूरा हम फैक्टर निकाल चुके होते हैं, और जो फ्रेश ब्लड कभी भी नहीं चढ़ता है। ये 2 फिल्मों में होता है कि ब्लड लिया और तुरंत चढ़ा दिया, अब ऐसा नहीं होता। अब कोई भी अगर ब्लड डोनेट करेगा तो पहले उसके ब्लड की पूरी टेस्टिंग होगी। उसका हर हॉस्पिटल या ब्लड बैंक पैसे चार्ज करता है। जैसे आप दिल्ली में जाएंगे किसी बड़े सेंटर में तो वहाँ पे 1500 रुपये लिए जाते हैं ब्लड यूनिट को तैयार करके देने में, यानी सारी टेस्टिंग, ग्रेडिंग, सारे फैक्टर्स उसके मैच करे हुए, ब्लड सूट करेगा कि नहीं करेगा। तो ट्रांसफ्यूजन के केस में ऐसा नहीं होता। अगर बिल्कुल ही कोई झोला छाप हॉस्पिटल है तो वहाँ ये रिस्क रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मान लीजिए एक बच्चा हुआ जिसमें आरएच फैक्टर है, मतलब मदर के अगेंस्ट है, तो मदर के ब्लड में एंटीबॉडी बन जाएगी, और जब नेक्स्ट बच्चा होगा तो उसको जो आरबीसी है वो इसके एंटीबॉडी तोड़ देगी, क्योंकि ये बहुत पावरफुल और सेंसिटिव होती है। यही पूरे चैप्टर का 2 लाइन में सार है जो आपको याद रखना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक एंटी डी इंजेक्शन देते हैं जो जाके एंटीबॉडी बना देता है। इसकी वजह से ब्लड का वो आरबीसी का हीमोलाइसिस नहीं होता। इसी के साथ हमारा चैप्टर ही खत्म हुआ। हेमाटोलॉजी तो इंटरेस्टिंग हमेशा से रही है, और हेमाटोलॉजी में पढ़ने में मज़ा भी आता है, मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आ रहा है। थैंक यू।